नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको याद होगा परसों रात में 2 बजे एक पाकिस्तान का मंत्री ऑनलाइन आया था और उसने एक रेटोरिक दोहराया था कि भारत अगले 36 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर हमला करने वाला है। वो 24 घंटे भी चले गए हैं, वो 36 घंटे भी चले गए हैं। फिलहाल भारत ने कोई आक्रमण नहीं किया है, कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन डर का आलम यह है पाक के अंदर कि वो हर वो ऑप्शन तलाश लेना चाह रहा है कि किसी तरीके से भारत की नजरों से बचा जा सके। सबसे पहले धमकी दी गई, हमारे पास 130 एटमी हथियार हैं। उसके बाद अपने जो टैंक हैं और साजो सामान है उसे सीमा पर लाए, शायद भारत को इससे कोई प्रेशर आ जाए, लेकिन भारत फिर भी प्रेशर में नहीं आता दिखाई दिया। तो उसके बाद डिप्लोमेसी का रास्ता एक तरीके से तलाशना शुरू कर दिया। और डिप्लोमेसी, ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि पहले अपनी हार्ड पावर दिखाने का प्रयास किया जाता है। जब वो फेल हो जाते हैं तब जाकर आप इसका रास्ता ढूंढते हैं। और पाकिस्तान ने अपने पापा को फोन मिलाया, फटाफट शाबाज शरीफ ने, अरे साहब, पापा पापा बचाइए हमें। आपको याद होगा जब 1999 का कारगिल चल रहा था ना, तो इसी का जो भाई था नवाज शरीफ, वो किस तरीके से भागा भागा जाकर अमेरिका पहुंचा था और बिल क्लिंटन को 4 जुलाई, जिस दिन इंडिपेंडेंस डे होता है, वहां जाकर ये गुहार लगा रहा था कि भारत से बचा लीजिए हमें। वही कुछ, बिल्कुल हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कहते हैं ना, वही हो रहा है। शाहबाज शरीफ ने वही किया। दरअसल शाहबाज शरीफ और भारत में जयशंकर से, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उनकी बात हुई है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मोदी जी ने बात नहीं की, यहां पर बात होती है जयशंकर से, और वहां बात होती है जो राष्ट्र का प्रमुख है, प्रधानमंत्री है, उससे बात हो रही है। सबसे पहले शाहबाज शरीफ से जब बात होती है मार्को रूबियो ने की, तो क्या बात होती है? मार्को रूबियो कहते हैं कि भैया ऐसा है, डीएस्केलेट करिए, टेंशन को कम करिए, और 4 डिमांड उनके सामने रख दी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो ये अटैक हुआ है ना, इसे कंडेम करिए। उन्होंने कहा हाँ साहब, हमने तो कंडेम कर ही दिया, हम तो कह रहे हैं कि भैया हम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने की जरूरत करने के लिए तैयार हैं। तो किस तरीके से चारों की चारों डिमांड किस तरीके से पाकिस्तान फुलफिल करता नजर आ रहा है कि हाँ हम कंडेम कर देंगे, और हमने कर दिया ऑलरेडी। अब देखो, हमने ट्वीट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बयान दे दिया कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये आतंकी हैं, इन्हें पकड़ने में कोऑपरेट करिए। उन्होंने कहा हाँ हाँ, हमने वो हाफिज सईद है ना, उसे गिरफ्तार कर रखा है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई है साहब आपने, क्योंकि आपको ये डर है कि कोई हाफिज सईद को ही ना निपटा दे। तो आपने टेररिस्ट पकड़ने के नाम पर किस तरीके से उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई है, ये सारी दुनिया को पता है। उसके बाद जांच में कोऑपरेट करिए, वो ऑलरेडी वो कह चुका है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत के साथ कम्युनिकेशन लाइन खोलिए। वो कह रहा है साहब हम तो रोज फोन मिला रहे हैं, दिन में 2-2 3-3 बार मिला रहे हैं। वो मोदी जी उठाते ही नहीं है फोन, बिजी चला जाता है, कोई उठा के कह देता है कि यहाँ की सर्विस उपलब्ध नहीं है। ये स्थिति हो गई है। हम तो सारी डिमांड मान रहे हैं, लेकिन भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। तो रूबियो साहब ने कहा ठीक है, ऐसा है, मैं अभी उधर से पूछ के बताता हूँ क्या स्थिति है। उन्होंने जयशंकर साहब को फोन मिलाया, अरे जयशंकर साहब, वो ऐसे ऐसे है, वो तो सारी डिमांड मान रहा है, आप बताइए, हम तो चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी डीएस्केलेशन हो। जयशंकर साहब ने साफ साफ कह दिया कि भैया जब तक इसके परपिट्रेटर्स, बैकर्स और प्लानर्स, जिसने रणनीति बनाई, जिसने एग्जीक्यूट किया और जिसके कहने पे ये सब कुछ हुआ, उन सबको जब तक सजा नहीं मिलेगी, भारत पीछे नहीं हटेगा। अब भैया जब बातचीत होती है, ऐसे पब्लिक कम्युनिकेशन सामने आते हैं, तो ये तो कहा ही जाता है कि हाँ हम शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ज्यादा इस पर्दे के पीछे हो रहा है। जिस तरीके से अमेरिका प्रयास करता है डीएस्केलेशन का, हमेशा पुलवामा के समय किया, कारगिल के समय किया, हर बार, इस बार वो त्वरित, या वो कहें उस तरह की इंटेंसिटी, उस तरह की सीरियसनेस अमेरिका की तरफ से नहीं आया, क्योंकि अमेरिका को पता है कि इस बार भारत ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। भारत जवाब तो देगा ही, उसे देने से ना अमेरिका रोक सकता है, ना रशिया रोक सकता है, ना चाइना रोक सकता है। अब ये देखना है कि वो कितना लंबा चलेगा, कि पाकिस्तान जवाब देगा तो भारत दूसरा जवाब देगा, नहीं देगा, या पिछली बार की तरह हो जाएगा कि भैया ठीक है, मैंने एक मारा, तूने कोशिश की, बात खत्म। लेकिन इस बार संभावनापूर्ण है कि भारत की तरफ से दोबारा जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एस्केलेशन हो रही है, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, वो ये दर्शाता है कि भारत की सीरियसनेस है। उसके बाद अमेरिका की तरफ से जो राजनाथ सिंह के काउंटर पार्ट हैं, पीट हेगसेथ, उनका भी फोन आया है, उनसे भी बात हुई है राजनाथ सिंह की, यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन लगातार चल रहा है। तो अमेरिका ने वहां पर भी वही बात की कि डेस्केलेट करिए, आराम से रहिए, शांति से रहिए। तो राजनाथ सिंह जी ने साफ कह दिया, भैया इनकी हिस्ट्री आतंकवाद की, ये करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम पिट के बैठते रहेंगे, जवाब देना है। अब हर बार ये जो करेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। और
देखिए, बराबर का जवाब नहीं दिया जाएगा। आपने कितनी तेज मारा ये आपने तय कर लिया, अब हमारी क्या इंटेंसिटी होगी ये हम तय करेंगे। आपने कहा कि हमने 26 को मारा, अब हम 2600 मारे, 26,000 मारे, 26 मारे, वो हम तय करेंगे। तो कुल मिलाकर अमेरिका की जो पूरी की पूरी लीडरशिप है, वो भारत उसे सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है कि उसकी इंटेंशंस क्या है। साथ ही अमेरिका बैकडोर से, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डीएस्केलेशन नहीं चाह रहा है, लेकिन वो ये समझ रहा है कि भारत अपना जो बदला है वो लेगा, उसके बाद एस्केलेशन या डीएस्केलेशन उसकी बात बाद में होगी। फिलहाल जो करना है वो तो हम करेंगे ही। पाकिस्तान की इस हद तक फटी हुई है कि वहां के जो एम्बेसडर हैं यूएस के अंदर, रिजवान सईद, डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए कह रहे हैं, अरे ट्रंप साहब, मार्को रूबियो की तो चल नहीं रही है, पीट है एक्सेट की तो चल नहीं रही है, तुम ही कुछ कर लो। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह कह दिया था कि भारत तो 1000 साल से इनसे जूझता आ रहा है और मैंने जिम्मेदारी भारत को दे दी है। मुझे तो लग रहा है कि लोगों ने बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में सोचा था, वो तो शायद भारत को पाकिस्तान का लाइसेंस पकड़ा के चले गए थे। तो निश्चित तौर पर जवाब होगा, भारत की टर्म्स पर होगा। अमेरिका भी समझ रहा है, बस अमेरिका को दिखाना है कि हां हम बड़े हैं, तो हमने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने भारत की जो एक तरीके से कह सकते हैं प्रायोरिटीज है, जो कंसर्न्स है, वो बेहतर तरीके से अमेरिका समझ रहा है। और आप ये देखिए पाकिस्तान के अंदर पैनिक सिचुएशन किस तरीके से है। पाकिस्तान ने गिलगिट, पीओके, स्कार्दू, जो ये एरियाज है ना, इसके अंदर एक तरीके से नोटम जारी कर दिया कि वहां पे कोई प्लेन नहीं उड़ेगा। उसे डर है कि कोई भारत की तरफ से कोई एक्शन ना हो जाए। हालात यह है कि उस एरिया के जितने भी मदरसाज हैं सारे बंद कर दिए गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट आ रही है, उन्हें डर है कि वहां कोई स्ट्राइक ना हो जाए। इस तरीके से ये सब चीजें चल रही हैं। उसके बाद एक नया नैरेटिव हो रहा था कि भैया ये जो तुम्हारा वो है ना आसिम मुनीर, ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पहले ये उसने एक कह दिया हिंदू मुसलमान वाला, फिर एक परेड की फोटो उसकी दिखा दी, वो इतनी दूर बैठा है किसी को पता ही नहीं है कौन सा इसमें से आसिम मुनीर है। अब उन्होंने एक वीडियो जारी की है कि देखिए एलओसी पे मुनीर साहब पहुंचे हैं और सबकी चेक कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, सब बढ़िया है, चंगा सी। बाद में पता लगा वो 2022 की वीडियो है। मतलब आपने लाहौर के साइबर कैफे में 4 लौंडे बिठा दिए हैं, वो कहीं से वीडियो उठा के पेश कर देते हैं और वो मूर्ख मान रहे हैं कि भारत के अंदर कोई मूर्ख बैठे हैं पब्लिक की समझ नहीं पाएंगे। जितनी देर उन्हें अपलोड करने में नहीं लगी, उससे पहले ये पता लगा लिया गया वीडियो कब की है। पाकिस्तानी फोर्स वीडियो डाल रही है अपने मिलिट्री प्लेन्स और एक्सरसाइज की, बाद में पता लग रहा है कि वो जो वीडियो गेम्स होते हैं वहां से उठाया है। टर्किश ड्रोन्स की फोटो वो डाल रहे हैं। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि लाहौर में बैठा है कोई साइबर कैफे में और वो ये काम कर रहा है। तो भैया आईएसपीआर वाले जो पैसा खा रहे हैं उनसे मतलब पैसा वेस्ट है, वो स्थिति है। आईएसपीआर पे इतना पैसा अरे वो आरजू आदमी अपने चैनल से कमा कमा के दे रही है, कम से कम अच्छी एडिटिंग तो कर लो यार। वो कमर चीमा ने चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ लिया, इतना पैसा मिलियंस ऑफ डॉलर्स तुम्हारे लिए इकट्ठा करा अपने चैनल से आईएसपीआर के लिए, कुछ तो बेहतर वीडियो एडिटिंग एडिटर्स बिठा लो, कुछ तो बेहतर करो। हाँ, इस पे जरूर नजर है कि सरकार पे कैसे कब्जा किया जाए। अब वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक हैं, जो आईएसआई का भी हेड है फिलहाल। ये मुनीर भी पहले आईएसआई का हेड रह चुका है। अब उसे नया एनएसए बना दिया है पाकिस्तान का। यानी कि अब जितनी भी कैबिनेट बैठकें होंगी, जितनी भी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होंगी, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हो जो भी हो, हर एक में जो मिलिट्री है उसका रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट तौर पर बैठेगा। यानी कि सिविलियन गवर्नमेंट पे अब उन्हें एक तरीके से कह सकते हैं कि क्वेश्चन उठना शुरू हो गया है। आर्मी उस सिविलियन गवर्नमेंट पे धीरे धीरे अपने होल्ड को मजबूत कर रही है। तो क्या जो खबर आई थी, जो पहले कही जा रही थी कि शायद फेक हो सकती है शहबाज शरीफ की भर्ती वाली अस्पताल में, क्या पता वो सही हो, क्योंकि मार्शल लॉ की तरफ धीरे धीरे पाकिस्तान बढ़ रहा है। आप धीरे धीरे सिविलियन गवर्नमेंट को अपनी ग्रिप में ले रहे हैं, डे टू डे वर्किंग में भी। एक तो हो सकता है कि ठीक है हमने एक दिशा है, मतलब डे टू डे वर्किंग सरकार जैसे चाहे कर लीजिए, हाँ दिशा सेना देगी, बताएगी ऐसे चलना है, लेकिन किस तरीके से वो आप अब तो उस डे टू डे वर्किंग में भी इंटरफेरेंस डायरेक्ट पाक आर्मी का हो रहा है कि आप डायरेक्ट अपना आदमी वहां बैठा रहे हैं। एक तरीके से सॉफ्ट तक का पलट है ये कि शहबाज शरीफ सोच भी ना पाए अपनी स्थिति अपने हिसाब से, पीछे बैठा रहे एक आदमी, अच्छा शहबाज शरीफ ये बोल रहा है, नोट करा, फटाफट पहुंचा ऊपर तक, कहीं कुछ 3-2-5 ना कर दे, कहीं कोई ऐसा बयान ना दे दे जो आसिम मुनीर के लिए गड़बड़ हो, कहीं ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि एक्सटेंशन आने वाला है साहब, मार्च में रिटायरमेंट है, 3 साल का एक्सटेंशन चाहिए। अब डर यह है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि भैया गड़बड़ हो जाए कुछ।
जो साहब है इनका रिटायरमेंट अक्टूबर में है, आसिम मलिक का, और आसिम मुनीर का नवंबर में है। तो जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो पाकिस्तान निश्चित तौर पर परेशान है। और परेशानी का सबब यह है कि वो उस फ्रस्ट्रेशन में अपने जो ये छुटभैये होते हैं ना, इन्हें लगाया हुआ है। कुछ करो, ऐसा कुछ प्रोवोकेटिव बोलो कि भारत परेशान हो, या भारत के अंदर कुछ ऐसा। एक मैडम है पलवाशा खान, क्या बयान दे रही हैं? सेनेटर है पीपीपी की, क्या बयान दे रही हैं कि बाबरी मस्जिद की पहली ईंट एक आम पाकिस्तानी रखेगा और पहली अजान आसिम मुनीर देगा। औकात है। ओवैसी ने बहुत बेहतर कहा, मैं सहमत नहीं होता, लेकिन आज बहुत बेहतर कहा उन्होंने कि इस बार पाकिस्तान में घुसना ही नहीं है, इस बार पाकिस्तान में घुस के बैठ जाना है। जो ये कह रही है, इनका बयान, एक और बयान है, वो कह रही है कि जो सिख भाई हैं वो साथ नहीं देंगे भारत का, भारत की फौज का, क्योंकि ये गुरु नानक देव जी की भूमि है। ये तो बहुत अच्छा है मैडम, बहुत अच्छा है। गुरु नानक देव जी की भूमि, अब तो सिखों के लिए और बड़ी जिम्मेदारी बन गई है कि वो भूमि भारत के पास लाई जाए, जहां सबसे ज्यादा सिख रहते हैं, जहां हरबंदर साहब है। तो भैया उस भूमि को तो अब भारत में मिलाने का इससे स्वर्णिम मौका हो ही नहीं सकता। शिमला एग्रीमेंट आपने हटा दिया, एलओसी हम मानते नहीं, पीओके हमारा इंटीग्रल पार्ट है। पाकिस्तान को तुमने गुरु नानक देव की धरती बता दिया, हिंगलाज माता की धरती वो वैसे ही है। तो हिंदू और सिख मिलकर अब तो भैया उसे अपने में मिलाएंगे, ये जिम्मेदारी बनती है। तो सोचने से पहले अपने दिमाग पर थोड़ा सा आधा पौना किलो का दबाव डाल लिया करो, क्या बोल रहे हो, किस चीज के लिए प्रोवोकेट कर रहे हो। और गुरप्रतन सिंह पन्नू को तुम कह रहे हो सिखों के लीडर, वो छुपा फिर रहा भाई। सिख डरता नहीं है, सिख सामने से जाके अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता है। वो डुअल सिटीजन लेके वहां छुपा हुआ है, उसे ये डर नहीं है कब अननोन गनमैन किस मौके पे आके उड़ा दे, वो छुपा फिर रहा है। बस 2 वीडियो एडिटर बनाए हैं, 4 गालियां बोलता है, उल्टे सीधी बातें करता है, और बस उसे नेता बना रहे हो तुम। फ्रस्ट्रेशन पता क्या है पाकिस्तान के अंदर? बाबरी का नाम जानबूझ के क्यों लेते हैं? क्योंकि पहली बार कोई ऐसा है इस दुनिया के अंदर जिसने अब्राहमिक रिलीजन ने जिस किसी पेगन धर्म की या किसी की भी जो जंगे कब्जाई है ना, उसे पहली बार किसी अब्राहमिक रिलीजन से वापस अगर किसी ने छीना है ना, वो हिंदू हैं। बाबरी मस्जिद पे राम जन्मभूमि जो बनी है, बाबरी ढांचे के ऊपर, माफ कीजिएगा, पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि किसी अब्राहमिक रिलीजन ने कोई जगह कब्जा की, उसे मुक्त कराया गया है। अभी काशी में भी होगा, अभी मथुरा में भी होगा, बहुत जगह हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ये अपने आप को उससे जोड़ते हैं, ये दिक्कत है। उसी फॉल्ट लाइन पर ये खेलना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों को, इन इंटेंशन को बहुत भली बात ही जानता। बात क्या परेशान करोगे तुम भारत को? तुम्हारा एयर स्पेस बंद कर दिया ना भारत ने, रोज का $300,000 का नुकसान है तुम्हें। जो तुम्हारी मलेशिया की फ्लाइट 5.5 घंटे की पड़ती थी, अब 8.5-9 घंटे की पड़ेगी। जाओ पूरा ऊपर से तिब्बत को घूम के फिर जाके ऐसे म्यांमार से और ऊपर से जाओ, या फिर भारत के नीचे से जाओ मलेशिया। तुम्हारी पीआईए वैसे ही बिक रही है। हालत तुम्हारी एयरलाइन की यह है कि उसमें मतलब लोग खड़े होकर भीख मांगते हैं लोग यार तुम्हारी फ्लाइट के अंदर, मतलब फ्लाइट के अंदर भीख मांग रहे हैं लोग, वो स्थिति है। और उसके ऊपर ये इतना और बोझ पड़ जाएगा, क्या हालत होगी तुम्हारी? क्या करोगे उस एटम बम का? उसके बाद अभी तो एयर स्पेस बंद किया भारत ने, अब पोस्टल सर्विस है, जो उनकी शिपिंग लाइंस हैं, वो भी बंद होने की बात चल रही है। मतलब आदमी का आवाजाही तो बंद कर दिया, वो चिट्ठी भी नहीं भेज सकता, ये स्थिति हो जाएगी। भारत की जितनी भी लेन्स है वो सारी बंद की जा रही है इनके लिए। लेकिन हाँ, सपने बड़े बड़े हैं कि पता नहीं क्या कर देंगे। ये स्थिति है पाकिस्तान की। तो और भारत को डराने के लिए तुम अरेबियन सी में नेवल एक्सरसाइज कर रहे हो। क्या हालत है तुम्हारी? तुम्हारे पास गिन के 5 पनडुब्बी हैं, 3 डॉक में खड़ी हैं रिपेयर के लिए। तुम्हारे जितने जंगी जहाज हैं, डिस्ट्रॉय तुम्हारे पास नहीं, जितने जंगी जहाज हैं वो सारे अंदर खड़े हैं। और दिक्कत क्या है तुम्हारे साथ? गिन के 1-2 पोर्ट हैं ढंग के, और सारे के सारे वहीं खड़े हैं। भारत ने जितने रिपेयर सेंटर हैं वो सब वहीं खड़े हैं। भारत को मल्टीपल स्ट्राइक्स भी नहीं करनी, 1-2 पोर्ट पे हमला कर दिया, हो गया काम। कराची जला था ना 71 में, और कई दिन तक जलता रहा था, और सिर्फ 2-3 स्ट्राइक्स के। ऐसा नहीं था कि भारत को बहुत मल्टीपल स्ट्राइक कुछ कर, एक ही बार में गए 3-4 बॉम्ब मारे, तुम्हारे जो फ्यूल स्टोरेज थी वो ऐसी फटी, उसके बाद पूरा का पूरा जो तुम्हारा पोर्ट था खत्म हो गया था। तो कुछ थोड़ा सोचो तुम कहां खड़े हो।
क्या करना है? खैर अब तो क्या करना है, अब तो जो करना है भारत को करना है और करेगा भारत। पहले धीरे धीरे तुम्हारी जो वित्तीय हालत है ना उसे कमजोर किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? शाहबाज शरीफ क्यों कह रहा है मार्को रूबियो को कि बचा लो हमारी जान भारत से? कह रहा है अब तक $1.5 बिलियन का नुकसान हो चुका है। जिस देश की रिजर्व्स $12 बिलियन हो आज के समय में, उसमें भी आधे से ज्यादा वो हो कि सऊदी ने दे दिए, यूएई ने दे दिया और कह दिया भैया बस इसे रखना है। ये वो घी का डिब्बा है जिसे तुम सूंघ सकते हो, उसकी रोटी नहीं लगा सकते। और उस घी के डिब्बे में भी कोई नीचे से लीकेज कर दे और $1.5 बिलियन निकाल के ले जाए। और अभी तो कितने दिन हुए हैं घटना को? 9 दिन हुए हैं। और जो एस्केलेशन है वो पिछले 7-8 दिन से है। यानी एक हफ्ते में तुम $1.5 बिलियन गवा चुके हो। 2 हफ्ते और खड़े रहो तो कटोरा भी बिक जाएगा तुम्हारा। ये स्थिति है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी एक एपिसोड में समझाया था कि किस तरीके से भारत थोड़ा सा डिले कर रहा है, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स को साधा जा रहा है। ये पूरी की पूरी एक इवेंट है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए सब चीजें हो रही हैं। और पाकिस्तान समझ रहा है, इसलिए पापा के पास भागा है। अब पापा के भी बंदे हैं फिलहाल के लिए, तो आगे कुछ कर सकेगा करेगा पता नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए पापा बस यही कह सकते हैं, हाँ भाई 2-4 तो तुझे खाने पड़ेंगे, देख उसके बाद मैं तुम्हारी सुलह करा दूंगा। उसके बाद हाँ ठीक है मैं कह दूंगा कि भैया 4 के बाद मत मारो, लेकिन 3-4 तो खाने पड़ेंगे क्योंकि तुमने काम ऐसा किया है। खैर आगे क्या होता है वो साइड डेवलपमेंट भी आपके साथ लेके आऊंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।